रिजर्वेशन 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 एक ऐसा शब्द, एक ऐसी भावना, एक ऐसी व्यवस्था जिसके आगे पीछे केवल हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं बल्कि हमारा सोशल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, वो सारे गोल 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 घूमते जा रहे हैं। मैं जिस रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ वो रिजर्वेशन किसी ट्रेन का नहीं है, किसी बस का नहीं है, बल्कि हमारे सोशल के अकॉर्डिंग उनका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी हुए कुछ प्रोविजंस है। जो हमारे सोशली जो बैकवर्ड जो कुछ पर्सन्स हैं, जो बैकवर्ड जो अपने लोग हैं, उनके द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं हैं। और ये ऐसा वर्ड है जो हर कोई उससे इतना अट्रैक्ट है कि जिसके पास नहीं है वो लेने की इच्छा कर रहा है और जिसके पास है वो उसको बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। तो आज मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा आप सभी के सामने एक नया और एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जिसको आप जानते तो बहुत अच्छे से हैं, नया कुछ नहीं है, वैसे आप बहुत टाइम से इसको जानते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नया तरीके से लाई हूँ कि एक्चुअल में जो रिजर्वेशन है वो कहाँ से आया और रिसेंटली कितना वर्क कर रहा है, क्या रिलीवेंट है उसके, और किस तरीके से हम इसको आगे सस्टेन रखें, तो किस फॉर्म में हमें रखना चाहिए। तो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। जो बात है कि ओबीसी पॉलिटिक्स ने कैसे बदल दी इंडिया की पॉलिटिक्स। ओबीसी की बात कर रहे हैं हम, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा मोटा आंकड़ा है ये। हमारे देश की संपूर्ण जनता का 52% हमारा ओबीसी पहचान में आया है। तो ओबीसी वो वर्ग है जो हमारे ही देश का 52% हिस्सा लेके बैठा है और उसको हम किसी भी तरीके से उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सडन उठ के आ गया है। फ्रॉम स्टार्टिंग स्वतंत्रता के बाद ही उनके ऊपर बात होने लग गई थी, क्योंकि हम फ्रॉम 1947 की हम बात करें तो उस वक्त नो डाउट बहुत ही स्टेटस में डिस्क्रिमिनेशन था। अपनी आर्थिकता के आधार पे, सोशल की जो कंडीशन स्टेटस के आधार पे काफ़ी कुछ असमानताएं थी। उनको इक्वल लाने के लिए, क्यों लाना इक्वल, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। हम इक्वल क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि देयर आर ए सोशलिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी प्रियम्बल में साफ लिखा है कि हम हमारे देश को, हमारे संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं। उसमें एक वर्ड आता है सोशलिज्म, जो पहले फिर भी ऐड नहीं था। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया और स्पेशली बताया भाई समाजवाद है, समाजवादी व्यवस्थाएं आएगी। और समाजवादी व्यवस्था में क्या कॉन्सेप्ट होता है? वहाँ पे कॉन्सेप्ट है द सेंटर इज सोशल एंड हु इज सोशल? ऑल द पब्लिक्स ऑफ सोशल। समाज के सभी लोग सोशल ही तो है, उन्हीं तो समाज बना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे समाजवाद है और समाजवाद का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अमीरी और गरीबी या किसी भी तरह का भेदभाव कम से कम किया जाए। इतनी कोशिशें की जाए कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो लोग हैं हर तरीके से एक तरह से असमानता से दूर होकर समान स्तर पे अपना जीवन यापन कर सके। तो अब बात है कि असमानता को दूर कैसे किया जाए। और डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही शानदार था भैया, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब लोगों में कोई भी एजुकेशन नहीं थी, या कोई भी उनके स्टेटस में देखा जाए कि लोग दूर तक उस कुएं का पानी नहीं पीना चाहते थे। जिस कुएं के हाथ या तो होता है ना कि उसको टच किसी और जाति ने कर दिया हो, या इस तरीके से कि उनका, जिनके हाथ का आप पानी नहीं पीना चाहते थे, उनको आप देश के शीर्ष पे या देश की किसी भी राजनीतिक भागीदारी या सामाजिक भागीदारी में उसको कहीं भी स्टैंड होता हुआ कैसे स्वीकार करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी सबके सामने कि हम इन चीज़ों को कैसे करें। नो डाउट हमने इसके लिए फंडामेंटल राइट्स रख दिया, आर्टिकल 14 रख दिया, आर्टिकल 17 रख दिया, लेकिन वो इनफ नहीं लगा, क्योंकि स्टेटस में कितना फ़र्क था आप जानते हैं। एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया जाएगा? या तो इसको नीचे ले आओ, फिर तो समाज और देश हमारा तो पिछड़ा हो गया, एकदम से ही देश पीछे चला। ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर, 200 साल से ज़्यादा वो एक तरह से डोमिनियन स्टेट रह चुका था। देन उसकी कोशिश ये थी कि एक यहाँ है, एक है, तो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन दिए जाएँ जो हमारा देश यहाँ आए और एक तरह से जो इक्वालिटी है उसको हम स्टेब्लिश कर पाए, जो अंडर आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। हर कोई समानता का अधिकार रखता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पे। तो समानता को लाने के लिए वो जो पिछड़े लोग हैं वो भी देश के
नागरिक हैं, वो भी देश के अपने ही लोग हैं, वो भी उन सुख सुविधा, उन सभी चीज़ों का उपभोग कर सके जो बाकी सब के लिए प्रोवाइड है, वो उनके लिए भी प्रोवाइड हो। लेकिन एक होता है ना कि जैसे किसी माँ का छोटा सा बच्चा, 2 बच्चे हैं किसी माँ के, एक है वो बहुत बलशाली है, पुष्ट है, एकदम अच्छा खासा, एकदम बढ़िया तगड़ा, दूसरा है जो बड़ा कमजोर सा है, ना वो पूरे ढंग से, हर बार बीमार होता रहता है, ना ढंग से चल पा रहा है, ना कुछ है। तो एक एज ए मेंबर या एक मदर होने के नाते या कोई भी किसी के नाते अपन ये मान सकते हैं कि उसके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ी सी केयर उसको ज़्यादा देगी, है ना। जो कमज़ोर बच्चा है कि वो ज़्यादा बीमार हो, उसको थोड़ी सी केयर दे दी, उसको कपड़े पहनाने में, खाना खिलाने में, या कैसे भी आप केयर मान सकते हो, उसको इमोशनली मेंटली हर तरह से प्रिपेयर करना कि तुम भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा है उसके साथ अनफेयर हो रहा है। सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जनरली कहा भी जाता है कि भाई आप उसका फेयर ले रहे हो, फेयर बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। आप ये भी भूल जाए, आप ये मान लीजिए कि हम बीमार हो गए हैं, घर में बाकी सारे लोग सही है, लेकिन कोई बीमार है तो बीमार के लिए स्पेशल खाना बनना, दवाइयाँ देना, केयर करना वो बनती है ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो। सेम यही कंडीशन रिजर्वेशन की कहानी है, एक तरह से देखा जाए कि हम उन जो वीकर सेक्शन है, वो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो एक तरह से उन चीज़ों को, उन सुख सुविधाओं का उपभोग कर ही नहीं सकते, उनमें इतनी समझ ही नहीं है या ऐसे कोई स्कोप नहीं मिल रहा है, और वो बहुत ही डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा वीकर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनके लिए स्पेशल केयर है, एक्स्ट्रा कुछ दिया जा रहा है ताकि वो भी औरों की तरह फल फूल सके, ठीक है। और इस काम के लिए जिम्मेदार हम मानते हैं मंडल कमीशन, मंडल आयोग। आइए देखते हैं कैसे कैसे व्यवस्थाएं हुई, कहाँ से ये शुरुआत हुई, इस पूरी कहानी की हम चर्चा करते हैं, बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं 1980 की, कि 1980 के डिसेक्ट में क्या हुआ था, उस सेंचुरी में क्या हुआ। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि 1947 से लेके कंटिन्यू जिस पार्टी का अच्छा खासा एक तरह से वर्चस्व था या जिसने राजनीति में संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप में भागीदारी ली थी, वो है कांग्रेस, ठीक है। फिर 77 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। गैर कांग्रेसी सरकार बनी किसकी? मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उसके बाद इन्होंने फिर से मंडल, क्योंकि पहले भी 53 में ये इसके लिए कोशिश हो चुकी थी कि जो लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लिए, उनके लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और मोरारजी देसाई की पहली कांग्रेसी सरकार बनी और उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किए। तो 1980 में कुछ चेंजेज हुए स्पेशल। पहले तो इनके कि एक तरह से कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ, क्योंकि कंटिन्यूस 47 से लेकर 77 तक एक से इतना लंबा जो सफ़र था वो एक तरह कांग्रेस का ही राज रहा है, तो उसको एक तरह से ब्रेक किया गया। भारतीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मंडल कमीशन बनाया गया। नई आर्थिक नीति आई, बाबरी मस्जिद को गिराया गया और राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 1980 के दशक में जो आडवाणी जी है, उनकी रथ यात्रा निकलना, बाबरी मस्जिद को गिराना और उसके बाद राम मंदिर को लेके जो जद्दोजहद थी, जो आज के वर्तमान समय में आप लोगों ने इसको राम मंदिर को बनते हुए साकार रूप में होते हुए देखा है। तो इस प्रकार मैंने इस चीज़ को बताया कि ये जो रिजर्वेशन है उससे पहले कुछ चेंजेस हुए। उन चेंजेस में आते हैं कांग्रेस प्रणाली का अंत होना, राजनीति में मंडल मुद्दे का आना, नई आर्थिक नीति का स्टार्ट होना, बाबरी मस्जिद का ढहना और राजीव गांधी की हत्या होना, ठीक है। अब देखिए, अब अपन इसके हिस्टोरिकल पार्ट को देखते हैं। हिस्टोरिकल पार्ट क्या कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति क्या थी। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी को कितना दिया गया है, एक तरह से 15% और 75%। और प्रथम जो पिछड़ा आयोग है उसकी ओबीसी की स्थिति को देखते हुए आज़ादी के बाद पहली बार 1953, अब अपन इससे शॉर्ट नोट के रूप में बनाते हैं कि 1947 के बाद में 1953 में
पहली बार एक तरह से उस वक्त भी ओबीसी के लिए काम किया गया और उसके केलकर कमीशन आए थे, केलकर कमीशन एक तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन वो अपना कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया, अपना कोई खास काम नहीं कर पाया, रिपोर्ट भी उनकी लागू नहीं हुई, तो इस वजह से उसका आज इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। आफ्टर इट जब बात करते हैं कि 1977 में कौन आए, मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई आए और उन्होंने ओबीसी के लिस्ट में वीपी मंडल, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे नाम भी दिया, देखते हैं 1977-1979 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई गई कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अलग से काम किया जाए। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने की नीति लागू की थी, ये इन्होंने पहले ही कर दी, कब बात करें 1960, ठीक है। और दक्षिण भारत के राज्यों में 60 के दशक में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान चल ही रहा था, राइट। तो एक तरह से ये काम पहले किसने कर लिया था, सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कर लिया था। और 60 में ये बात चल रही थी कहाँ के लिए, दक्षिण भारत के लिए। तो छोटे छोटे जगहों पे ओबीसी के लिए स्पेशल काम करने के मुद्दे उठ चुके थे कि हाँ भाई जो लोग बैकवर्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए अलग से काम किया जाए, ठीक है। तो 53 में ये कोशिश हुई, फिर 60 के दशक में भी ये सारी चीज़ें हुई, फिर 77 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने स्पेशल एक गठन का आयोग किया, 1978 में किया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इन्हीं के नाम पे मंडल का आयोग का नाम रखा गया। इसको क्या कहते हैं, मंडल कमीशन, मंडल आयोग। अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये रही जी बीपी मंडल का आपके सामने चरित्र रहा, पूरा चित्रण आपके सामने है। तो 1967 से 1970 तथा 77 से 79 में बिहार में ये सांसद चुने गए हैं। इसके बारे में, इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि जो अपने बीपी मंडल जी हैं उनके लिए क्या स्पेशल है। इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की, पहला केलकर जी थे ही, तीसरा कि बिहार के ये समाजवादी के नेता रहे। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको कि वो बात किसी एक मेन क्या मुद्दा है, समाजवाद, जो कहते हैं राष्ट्र के सभी जितने भी लोग जो वीकर सेक्शन है उनको भी ऊपर लाया जाए। ये लोग कमजोर वर्ग, कृषक वर्ग, किसानों वर्ग, मजदूर वर्ग, इनको ऊपर लाने के पक्षधर रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो उनसे इंस्पायर थे। 1977 में जनता पार्टी में ये शामिल हुए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मंडल आयोग को निम्न कार्य सौंपे गए। कौन कौन से काम सौंपे गए कि भारत के विभिन्न तबकों के बीच में, विभिन्न जो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट में जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग स्टेटस में लोग रह रहे हैं, उनके शैक्षिक व सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाया जाए। फिर पिछड़े वर्ग की पहचान का एक तरीका बताया जाए कि कैसे पहचान करें, पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब उन्होंने पता लगाया जाए उनकी क्या कंडीशन है, तो उन्होंने देखा कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे, कौन सा, सोशली एंड इकोनॉमिकल, दोनों ही स्टेटस पे बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही कमज़ोर कंडीशन में है। और पहचान का वर्ग एक जैसे देखा गया तो एक तरह से ये पूरी जनता का जो ऑल टोटल जितने भी जनसंख्या उसका कितना था, ये 52%। 52% को बाद में ओबीसी कहा गया था, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। पिछड़े वर्गों की पहचान का तरीका मेन यही था, सामाजिक था, सोशल था, इकोनॉमिक था। इसके अलावा सामाजिक असमानता, उनका स्टेटस क्या, उनका जीवन का तरीका क्या है, वो बाकी सुख सुविधाओं का कितना उपभोग करते हैं। टोटल देखा जाए तो एक तरह से 11 आधार रखे गए थे, कितने, 11 तरीके से आधार रखे गए ये पहचानने के कि दिस इन 11 आधारों पे हम इस कसौटी पे देखेंगे कि वो फला व्यक्ति या परिवार बैकवर्ड क्लासेस में आता है या नहीं आता है। उनको रिकॉग्नाइज करते करते 52% हमें डाटा मिल गया कि हाँ भाई संपूर्ण जनता का 52%, छोटा नहीं है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये, तो 52% जनता है वो किस में आती है, अभी भी पिछड़े वर्ग में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारे काम सौंप दिया मंडल कमीशन को, उन्होंने काम कर दिया, भाई फला इतने % है, ये है। और इनको दूर करने के तरीके उन्होंने फिर क्या अपनी सिफारिश जारी की। लेकिन एक और बहुत ही गजब का बदलाव हुआ,
जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगी कि 77 में मोरारजी देसाई की सरकार के बाद सरकार ने इनके लिए रिकमेंड किया। अब सब कुछ हुआ, ठीक है, इन्होंने पूरा बता भी दिया कि भाई 52% है, इन आधारों पे ये बैकवर्ड है, करना क्या चाहिए इसके लिए इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों का रिकमेंडेशन किया। उन्होंने उनके आरक्षण के हिसाब से कहा कि सरकारी नौकरी में 27% सीटें आरक्षित कर दो। और आज वर्तमान टाइम में ये है भी किसमें, आर्टिकल 16 में, जो बात करता है रिजर्वेशन की, और उसके हिसाब से 27% ओबीसी को दिया हुआ भी है, ठीक है। तो आज के टाइम में ये जो ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है अंडर आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से हुई। तो 27% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। यह आरक्षण एससी के 15%, एसटी का 70.5% के आरक्षण के साथ जोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए एससी को कितना मिल रहा है 15%, एसटी को कितना मिल रहा है 70.5%, और ओबीसी को कितना मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, एक तरह से उनकी जनता ज़्यादा है, तो उनको कितना मिलना चाहिए 27%। तो 27% आरक्षण की रिकमेंड की गई। किनकी, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैन आधार यही था सामाजिक न्याय, जो समाजवाद का मैन ध्येय भी है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, तो उसके आधार पे इसकी बात की। लेकिन इन्होंने एक और मुद्दा डाला, वो है क्रीमी लेयर का। किसका, क्रीमी लेयर। अब आपको नाम से ही पता होगा, क्रीमी मतलब कहते हैं ना क्रीम क्रीम ऊपर से हट जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बेस है वो क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है उनको ये देना, लेकिन जाति विशेष नहीं कहा। स्पेशल देखिए, इसमें जाति विशेष नहीं कहा। उन्होंने कहा जाति से कोई लेना देना नहीं है, जिस जाति में भी वो लोग फला फला ऐसे ऐसे कम है उनको ये चीज़ दी जाएगी। और क्रीमी लेयर का मतलब है जिन किसी भी परिवार की आय 8 लाख से ऊपर है, मोर देन 8 लाख है, उनको क्रीमी लेयर में नहीं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड है, उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है, वो उस कंडीशन में नहीं है, वो वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से आ रहे, कोई मतलब नहीं है। आपके दादा परदादा वीकर सेक्शन में आ रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में आपके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी है कि आप 8 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो आप एक तरह से क्रीमी लेयर में आते हो और आप रिजर्वेशन ना लें बिल्कुल भी। इस एक जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार यही था। तो क्रीमी लेयर वो है जिनका विकास हो चुका है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनको नहीं देना है। तो इनका आधार कैसे भी जाति विशेष नहीं था। इसका कंक्लूजन अपन लास्ट में निकालेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा कि इनका जो मकसद था वो जाति विशेष था ही नहीं। इसीलिए क्रीमी लेयर को डाला कि जो भी वास्तव में पिछड़े हुए लोग हैं उनको ही ये आरक्षण मिले। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आय सीमा की निर्धारित की गई। पहले 1 लाख थी, स्टार्टिंग में 1 लाख थी, और आज के टाइम में कितनी है, ये 8 लाख तक कर दी गई है, ठीक है। फिर अब औरों ने भी इसके लिए कुछ सिफारिश की, वो देखिए। आरक्षण के अलावा आयोग ने सामाजिक प्रगति के लिए भी सुझाव दिए कि सिर्फ यही नहीं कि आरक्षण में कुछ और प्रोग्रेस भी की जाए, जैसे कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्मेशन, उसके लिए अलग से कानून भी आया है। ओबीसी के लिए विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल खोले जाएं, कोई सब्सक्राइब लोन दिया जाए ताकि वो अपने छोटे छोटे काम धंधे चला सके। ऐसा नहीं आपने रिजर्वेशन दे दिया ओके, लेकिन यदि वो वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनको इससे से फंडिंग दी जाए कि उनको इंटरेस्ट का ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो अपने आप को एक तरह से प्रोग्रेस की साइड में ले जा सके, ठीक है। जब 7 अगस्त 1990 को लागू करने की घोषणा तय की गई तो देश भर में छात्र आंदोलन का विरोध हुआ। अब ये डेट एक बार के लिए अपन देखते हैं, कौन सी है, 1990। बात कहाँ कर रहे थे हम, 1977, जिसमें आए थे कौन से, मोरारजी देसाई की सरकार। इन्होंने कमीशन कब बनाया, कमीशन जो एक तरह से अपना वीपी सिंह जो कमीशन था वो कब बनाया, 1978। इन्होंने रिपोर्ट कब दी, एक तरह से 80 के आसपास इन्होंने रिपोर्ट दे दी, और लागू कब हो रहा है, 1990। 10 साल लग गए, 10 साल। मजाक थोड़ी, इतनी बड़ी व्यवस्था को इम्पोज करना या चले आ रहे ढर्रे को उठाना, लगने ही नहीं देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो क्या है, असहज है। जैसे ही सिफारिशें आई और ये हुआ कि वीपी सिंह जी की सरकार आ गई। अब एक चीज और कि जहाँ पे जैसे ये चीजें होने लगी ना, लोग एकदम से हो गई हो कि अरे ये क्या हो रहा है।
जो युवा थे उनको ये लगने लग गया कि अब मेरी नौकरी तो लगनी ही नहीं है, नौकरियां तो सिर्फ उनकी ही लगनी है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है। और एक लहर से दौड़ गई थी कि भाई सरकार ये करने जा रही है कि हमें नौकरी नहीं देगी, उन लोगों को नौकरी देगी जो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अब हम तो बिना नौकरी के ही डोलेंगे। अब ये डर बहुत बड़ा था और इसी एक मुद्दे पे और उससे अलावा भी मुद्दे थे, उनको घुमा घुमा के मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा सोचिए कि जिसके ऊपर सरकार तक गिर गई थी मोरारजी देसाई की 80 में। उसके बाद वीपी सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने फिर से उस काम को किया, फिर से हिम्मत दिखाई और बोले कि नहीं मैं इस व्यवस्था को लागू करूंगा। और 90 में जैसे भी वैसे पूरे देश में वही छात्रों का आंदोलन, विरोध, ये वो सब होने लगा कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इतना आरक्षण इनको दे दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हम कैसे काम करेंगे, हम एक तरह से अवांछित हो जाएंगे, या आपकी सरकार हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती, ये सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक अन्याय है। ऐसी बहुत सारी लहर चली, बहुत से आंदोलन हुए, धरने हुए, सब चीज़ें कि इसको लागू नहीं करना करके। तो इस तरह से वीपी सिंह सरकार ने भी एक तरह से बहुत बड़ा मोर्चा लिया और उन्होंने इसको सक्सेस करने की मांग भी उठाई। इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक केस आया, इंदिरा सानी बनाम भारत केस। इसमें सर्वोच्च यह आया 1992 में। देखिए 1990 में उसको कहा कि लागू करेंगे और लागू किया, लेकिन इसके ऊपर 2 साल तक कंटिन्यू कंट्रोवर्सी चलती रही, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए अभी चल रही है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको 10% दिया गया, इसकी बात करेंगे, अभी आती हूँ मैं, पहले इसको निपटा देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला की बात आती है कि इंदिरा सानी केस है जिसमें सेम यही चीज़ की गई, सेम इसी मुद्दे का केस था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उसको अंतिम फैसला मान के उसको आज हम ऐसे कैसे मानते हैं। क्या फैसला दिया उन्होंने? कहा, उनका एक टैग था कि कोई भी आरक्षण जो है, जो रिजर्वेशन है, वो मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका ये नहीं होना चाहिए और आपके आंकड़े पूरे सही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच करवाई और कहा कि एक तरह, क्योंकि जो मंडल कमीशन ने जो काम किया ना, वो बड़ी चतुराई से किया, बहुत ही क्लेवरनेस से किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेट किया कि एक तरह से जो रिजर्वेशन मिला है वो एक 15% मिला है, एक 72.5% मिला है, एक अपन दे देते हैं इनको 27%, तो इससे से 49.5% ही इनको मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये कितना है, लेस देन 50%। तो उनकी गणित बड़ी खतरनाक थी, बहुत शानदार गणित लगाई उन्होंने। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो आधार है वो बिल्कुल सही है, देश के विकास और प्रोग्रेस के लिए भी ये व्यवस्था पूरी हो, और मेरे मापदंड के अनुसार जो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो भी इसमें मान्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 27% आरक्षण बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसको प्रमोशन में काम में नहीं लिया जाएगा। जो ओबीसी लोग हैं उनको प्रमोशन में काम में नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में। नीति की हर बार 5 साल में क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें कुछ फेरबदल की ज़रूरत है, इस तरीके का। जाति के साथ आर्थिक मानदंड जरूरी है, जाति फिर भी नॉमिनल रहेगी। क्रीमी लेयर का निर्धारण सरकारी नौकरी के पिता माता के रैंक, फादर के मदर के रैंक आदि, जो गवर्नमेंट में उनकी क्या रैंक है उसके हिसाब से। वो कैसे कि जैसे आपके दादाजी दादी जी जो विकर सेक्शन से थे, ओबीसी से, उनको इन चीज़ की ज़रूरत थी, उनको इससे मिल भी गया। लेकिन उनके बेटे की यदि नौकरी लग जाती तो सेम क्या होगा, एक तरह से वो 8 लाख से ऊपर की में आते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी है, ठीक है, या आपकी कोई भी अच्छी इनकम है, तो देखा जाएगा कि आप किस ग्रेड के हो और उस ग्रेड के हिसाब से वो आपकी इनकम देके फिर लागू करेंगे कि अब आप ओबीसी में, आपके मदर फादर ओबीसी में आ रहे हैं कि नहीं, या आपके मदर फादर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं कि नहीं, इसको बाद में जज किया जाएगा। तो एक कसौटी है जो हर बार जब भी आप ओबीसी का फॉर्म भरते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं। इस तरीके से ये सारी गणित रखी गई और उस हिसाब से इसको वैलिड प्रमाण दिया गया और फिर इसको लागू किया गया, जो आज भी हमारे यहाँ पे लागू है। एक टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया था आपके लिए, वो है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इकोनॉमिकल जो भी वीकर सेक्शन है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया एक तरह से 10%। इसी गणित में देख लेते हैं अपन, ईडब्ल्यूएस को दिया गया है कितना, 10% आरक्षण। इसकी भी वही राजनीति। इकोनॉमिकल समझ गए हम, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। अब इसमें जाति वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आर्थिक रूप से। कौन सा आर्थिक रूप से, जो 8 लाख से कम की जिसकी कमाई है वार्षिक सालाना, जिसकी आय जो है वो 8 लाख से कम है,
उसको EWS का दिया गया सरकारी नौकरी में कि हाँ भाई आप एक तरह से EWS का फॉर्म भरेंगे 10% आप ऑफ ले सकते हो। अब इसके ऊपर फिर से जंग छिड़ गई, इसके ऊपर जंग छिड़ा रखी जिन्होंने ऑलरेडी आरक्षण ले रखा है, बोले ये तो गलत हो गया, ये क्योंकि 49.5% तो ऑलरेडी लेकर 10% करते ही तो 50.5 हो गया, तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो गया। बहुत दिन तक चलती रही, फिर 2019 में ही जो जजेस थे उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, बोले ये सही है। क्यों? क्योंकि जो इसके अलावा जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये तो 49.5, लेकिन जो 50.5 जो बचा हुआ पार्ट है जो एक तरह से सवर्णों का, उनको रिजर्वेशन उन्हीं में से, उन्हीं के पार्ट में से दी जा रही है। समझ गए भाई? 15, 7.5 और 27% ये हमने रिजर्व कर दिया है किसके लिए? ST, SC और OBC के लिए। इसके अलावा जो पार्ट बचा हुआ है हमने 10% उसी में से दिया है, तो उनको भी तो जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल है, उनको देना चाहिए ना। इस तरीके से हमारे आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें ST, SC, OBC एंड एडिशनल अभी रिसेंटली 2-4 सालों में जुड़ा है EWS। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं एक तरह से कि ये जो इतनी जद्दोजहद थी, 1953 में केलकर जी आए, 77 में मोरारजी देसाई की सरकार तक गिर गई, उसके बाद भी VP सिंह जी ने झंडा नहीं छोड़ा, और लास्ट में 90 में उन्होंने लागू किया। देश में दंगे हुए, छात्रों ने उनका विरोध किया, हर तरीके से उन्होंने झेला। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी मजबूती से इसका साथ देते हुए 1992 इंदिरा साहनी केस में इसको अप्रूवल दे के इसको लागू किया। बट जो इतनी लंबी लड़ाई और इतना बड़ा सफ़र था वो हमारे लिए सक्सेस हुआ। नो डाउट इसमें ऐसा कोई, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ही ऐसे ही गया, नहीं। वीकर सेक्शन जो था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पिछड़े वर्ग को हम ऊपर लाना चाहते थे, वो नो डाउट आया है। हम देखते भी आजकल की हर तरीके के जाति समुदाय के लोग बड़े बड़े पदों पे भी जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन शिकायतें कैसी? शिकायतें हैं, सबसे पहला पॉइंट, क्रीमी लेयर का लागू ना होना, गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि उनका जो आधार था उनमें था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। अब वो पिछड़े नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता पे मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि OBC का मतलब वही है बैकवर्ड क्लासेस, मतलब पिछड़ा वर्ग। और हमारे देश की इतनी विडंबना है, ये विचित्र, कि प्रत्येक व्यक्ति पिछड़ा बनना चाह रहा है। जो पिछड़ा है वो कह रहा है मुझे पिछड़ा रहने दो, मैं क्रीमी लेयर में नहीं आता, मतलब मेरी कोई प्रगति विकास नहीं है, मैं पिछड़ा बना रहूंगा। और जो नहीं है वो कह रहे अरे मुझे भी पिछड़ा बनना है। समझ रहे हो आरक्षण का मतलब? कि आप कमजोर हो, आपको सहायता दी जा रही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया। और देश की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है ना, एक फ्री का खाना, फ्री की चीजें, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, कि लोग पिछड़े ही बनने चाह रहे हैं। वो आगे आना ही, वो कहते ही नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसे बड़े स्ट्रांग हैं, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, धाराओं पे धाराएं लगाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन के टाइम पे मैंने एक मुद्दा देखा था एक बार, अभी मैं नाम नहीं ले सकती उस टीवी चैनल्स का या किसी भी उस पर्सन का, लेकिन मैंने खुद ने देखा कि वो जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से गाइडलाइन दी, एक तरह से अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया कि जिस किसी एक परिवार की एक पीढ़ी की सरकारी नौकरी लग जाती है, ठीक है, जैसे आपके मदर एंड फादर के आप थ्री चिल्ड्रंस या जो भी बच्चे हो वो हो, तो उनमें से किसी एक की लग गई तो बाकी दो है ना, उनको रिजर्वेशन में नौकरी मत दो, बाकी जो जनरल है उनमें फाइट करें, क्या बुरा है? क्योंकि उनकी अच्छी सरकारी नौकरी लग चुकी है, ये क्रिमिनल में आ चुके हैं, फिर दोनों को क्यों नहीं देना? अब वो सड़कों पे उतर गए। एक पत्रकार थे, वो कह रहे थे, क्योंकि वो जब उतर के जो विरोध कर रहे थे तो वो बकायदा गाड़ी में से निकल के विरोध कर रहे थे। बोले आपके पास ये गाड़ी अपनी है? बोले हाँ मेरी है। उनको देख के भी तो बोले आप क्रिमिनल में आते हैं? बोले वो क्या होता है? बोले आपको क्रिमिनल का ध्यान नहीं है? बोले नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं OBC और मुझे OBC रहना है। सेम वही चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि मैं पिछड़ा हूँ, उनमें मुझे पिछड़ा रहना है, मुझे प्रोग्रेस में नहीं आना। तो ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र की हार है, ये समाजवाद की हार है कि हम ये चाहते थे कि वीकर सेक्शन आगे आए, और नो डाउट आगे आ रहे हैं, और एक्चुअल में जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो अभी भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं,
उनको कंटिन्यू मिलना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल स्ट्रांगली फेवर में हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से, और आप खुद भी इस चीज़ को जाने कि यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो किसी का हिस्सा मत खाइए, आप बेवजह की चीज़ मत करिए। और ये आपके लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही सुदृढ़ता के लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।